ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। और आज डोनेशन की जरूरत है, और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था तो कुछ तथ्य मेरे सामने आए। ये तथ्य थोड़े से चौंका देने वाले भी थे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगे कि ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए भी हैं। हालांकि दिखते अलग हैं मगर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे पहला तथ्य ये है कि अभी जो आसाम में बाढ़ आई, इसमें करीब 50 लाख लोग से अधिक ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। दूसरा तथ्य ये है कि एक लंपी स्किन डिजीज़ जो कि गायों में अधिकतर बढ़ती चली जा रही है, जिसमें करीब 70,000 से ज़्यादा गायों की मृत्यु हुई है और 15 लाख गायें इनकी चपेट में हैं। तीसरा जो फैक्ट मुझे मिला वो ये है कि जैसा कि आपने बताया भी था, पिछले कई सत्रों में चर्चा भी हुई है कि आत्महत्या खासतौर से विद्यार्थियों में और गृहिणियों में ये लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2020 में कोविड से भी अधिक जानें आत्महत्या के कारण गई हैं। चौथा जो एक तथ्य है वो यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हिमाचल के ग्लेशियर्स हैं और जो लद्दाख के ग्लेशियर्स हैं वह पिछले 3 साल से अप्रत्याशित रूप से पिघल रहे हैं। और पांचवा जो फैक्ट है वह मैंने ये पढ़ा कि जो गेहूं की पैदावार है वो इस वर्ष बहुत कम हुई है और उसका भी जो एक कारण बताया जा रहा है वह क्लाइमेट चेंज है। तो मेरा प्रश्न ये है कि चाहे वो गायों में बढ़ती बीमारी हो, बाढ़ आना हो, आत्महत्या हो, क्लाइमेट चेंज हो, ये कहीं ना कहीं आपस में सब बहुत जुड़े हुए हैं। तो हम इन बातों पे चर्चा ना करते हुए तमाम अनर्गल बातों पे चर्चा कर लेते हैं। मीडिया भी तमाम अनर्गल बातों पे चर्चा कर लेती है, मगर यह महत्वपूर्ण मुद्दे हम क्यों नहीं सामने रखना चाहते हैं? कौन नहीं सामने रखना चाहता? आप रख मीडिया। मीडिया की बात कर जी रहे हो? जी। तो प्रश्न ये है कि मीडिया इनकी चर्चा क्यों नहीं करता? प्रश्न साफ बताया करिए, नहीं तो लोग सवाल में उलझ के रह जाएंगे, जवाब तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो कुल मिला के प्रश्न ये है कि मीडिया जो वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं उठाता? जी। अच्छा, बैठो। देखो, ये पूरी व्यवस्था चल रही है, ठीक है? और ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है ये कोई चेतना और करुणा के आधार पर तो चल नहीं रही। ये व्यवस्था पूरी चल रही है हमारी पशुता के आधार पर। पूरी दुनिया में जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, और पशु कोई ऊंचे आदर्श नहीं जानते। एक पशु का पेट अगर दूसरे को खाने से भरता है तो वो भर लेता है। हमारी भी जो व्यवस्था चल रही है उसके कोई ऊंचे उद्देश्य नहीं है।
मीडिया हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, न्यायिक व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, हमारे जितनी संस्थाएं हैं, ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, इनके कोई बहुत ऊंचे उद्देश्य नहीं है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी शैक्षणिक व्यवस्था इसलिए है कि मनुष्य में करुणा का विकास हो और मनुष्य या जो बच्चे छात्र वहाँ से निकल रहे हैं वो अंततः मुक्ति को प्राप्त हों। ऐसा नहीं है। उसी तरीके से जो आपकी आर्थिक व्यवस्था चल रही है, इसका उद्देश्य आपको बोध इत्यादि की गहराई देना नहीं है। इसका भी उद्देश्य यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाए पिएं मौज करें। राजनीति भी हमारी इसलिए नहीं है कि राजनीति के फलस्वरूप देश में उच्चतर मूल्यों की स्थापना हो। राजनीति भी इसलिए है कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता ताकत आ जाए और वो राज करें, या कि एक वर्ग होता है वो चाहता है कि उसका प्रतिनिधि दिल्ली में बैठ जाए, तो वही सामुदायिक, सांप्रदायिक, कबीलाई बात, ठीक है, कोई ऊंची बात नहीं। तो ऐसे करके हमारी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और आदमी के भीतर जो निचले केंद्र हैं, जो निचली वृत्तियां हैं, उन्होंने ही तमाम संस्थाओं की, माने जो इंस्टीट्यूशंस हैं और व्यवस्थाओं की शक्ल ले ली है। जैसे जानवर भोग करना चाहता है, वैसे ही सब व्यवस्थाएं चल रही हैं भोग कराने के लिए। अब जानवर में और मनुष्य में एक अंतर यह है कि जानवर की भोग की इच्छा प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है और इसलिए सीमित होती है। कोई भी जानवर असीमित भोग नहीं करना चाहता, उसको भोगना है, पर प्रकृति ने उसको जो सीमाएं दे दी हैं उसके भीतर। मनुष्य की भोग की इच्छा असीमित होती है और तुमको अगर असीमित भोगना है तो फिर तुम्हारे भोगने में बाकी मनुष्य भी शामिल हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम भोग रहे हो तो वो भी भोगेंगे, ऐसे कि तुम दूसरे इंसानों का शोषण करना शुरू कर देते हो, वो तुम्हारे लिए आवश्यक हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी तो और बड़ी हो नहीं रही, न पृथ्वी के संसाधन और बढ़ जाएंगे। पृथ्वी सीमित है, उसके संसाधन भी सीमित हैं, और तुमने अपना आदर्श बना रखा है कंजम्पशन को, और चाहिए और चाहिए। तो और ज़्यादा तो तभी चाह सकते हो जब तुम पृथ्वी पर जो दूसरे लोग हैं उनका शोषण करना शुरू कर दो। ऐसी स्थिति ला दो जिसमें कुछ लोगों को कुछ भी ना मिले और कुछ लोगों को हद से ज़्यादा मिले। समझ रहे हो? और सारी व्यवस्थाएं हैं हाथ में उन्हीं लोगों के जिन्हें हद से ज़्यादा चाहिए। जो लोग सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, उन्हें इससे संतोष नहीं होता कि उन्हें मिल गई ऊंची कुर्सी। वो फिर कहते हैं कि 4 साल नहीं 8 साल चाहिए, 8 साल नहीं 12 साल चाहिए। कुर्सी द्वारा सम्मत जितनी शक्तियां और बल मिलता है वो भी काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा बल चाहिए। इसी तरह जिनके पास पैसा आ जाता है वो इतने भर से संतुष्ट नहीं होते कि पैसा आ गया, वो कहते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दुनिया की 90% दौलत तुम जानते ही हो कि दुनिया के 1 या 2% लोगों के हाथ में है। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि भोग की
इच्छा कहीं पर रुकती नहीं है, और चाहिए और चाहिए। इसी तरीके से दुनिया की सारी राजनैतिक ताकत बस कुछ चंद लोगों के हाथ में है। मीडिया पर भी कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। धर्म को चलाने वाले भी कुछ ही लोग हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी पाशिक व्यवस्था चल रही है, जिसमें हर व्यक्ति कहता है मुझे और भोगना है, और ये जो करोड़ों लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे और भोगना है, इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है और कुछ मुट्ठी भर लोग शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। जो शीर्ष पर पहुंच जाते हैं वो असीमित भोग करते हैं, उनके पास सब कुछ ही ऐसी मात्रा में आ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जो आदर्श है 800 करोड़ लोगों का पृथ्वी के, वो आदर्श साकार होता है बमुश्किल मान लो 800 लोगों के लिए, 8000 लोगों के लिए, जो बिल्कुल ऊपर चोटी पर जाकर के बैठ गए हैं। तो प्रश्न है कि फिर बाकी लोग क्या करते हैं? जो पृथ्वी के बाकी लोग हैं उनका क्या जीवन है, और उनके जीवन की फिर सार्थकता क्या है? उनका इस्तेमाल होता है फिर मजदूरों की तरह, ताकि जो लोग शीर्ष पर बैठे हैं उनकी ताकत और दौलत बढ़ती रहे। जो ऊपर 0.1% लोग बैठे हैं इस ग्रह पर, उनके अलावा जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, वो सिर्फ इस्तेमाल किए जाने के लिए हैं। उनका उपयोग हो रहा है मजदूरों की तरह, ताकि जो ऊपर वाले लोग हैं वो उपभोग करते रहें। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे समझ लो कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, और उस बहुत बड़ी भीड़ से लगातार काम करवाना है, मजदूरी करवानी है, ताकि ऊपर जो 2-4 लोग बैठे हैं वो 2-4 लोग ताकत पाते रहें, अयाशी करते रहें। जितने भी उनको सुख भोगने हैं अपनी दृष्टि में, जो भी उनकी छोटी समझ है बताती है कि हमें इतना और भोग लें तो बड़ा आनंद आ जाएगा, वो सब उनको मिलता रहे, अयाशी का पूरा साजो सामान। इसके लिए ज़रूरी है कि नीचे जो बहुत बड़ी भीड़ है ये लगातार मेहनत करती रहे, और व्यवस्था ऐसी बनी हो जिसमें इस नीचे वाली भीड़ की मेहनत का सारा फल, अधिकांश मुनाफा जाए ऊपर वाले की जेब में। नीचे वालों को बस इतना दे दो कि वो जिंदा बने रहें अगले दिन फिर मेहनत करने के लिए, क्योंकि अगर तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया तो मर जाएंगे। अगर तुमने उन्हें बहुत कम दिया तो वो विद्रोह कर देंगे, क्रांति कर देंगे। तो उनको थोड़ा बहुत देते रहो, थोड़ा बहुत देते रहो, ताकि उनका पेट भी भरा रहे और उनको ये संतोष भी बना रहे कि वो जीवन में प्रगति कर रहे हैं। क्या तुम देख पा रहे हो कि ये दुनिया भर के निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग की दशा है? उनको थोड़ा बहुत मिलता रहता है और उनको ये मुगालता बना रहता है कि हम जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना? जबकि वो जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो वास्तव में जा रहा होता है ऊपर वाले के हाथों में। ऊपर वाला माने कोई ईश्वर भगवान नहीं, ऊपर जो तुम्हारे शोषक बैठे हैं उनके उपयोग के लिए जा रहा होता है ऊपर। आ रही बात समझ में? अब ये बात तो बड़ी सीधी साधी है, हमने अभी 5 मिनट में ये बात बता दी कि भाई दुनिया में ये व्यवस्था चल रही है। दुनिया में जितनी भी तरीके की व्यवस्थाएं हैं उनका कुल मिला करके हश्र, अंजाम, उपयोग यही हो रहा है। उदाहरण के लिए आपकी शैक्षणिक व्यवस्था है, ठीक, जो कि आपको उपयोगी बना देती है कि आप जाकर के कहीं पे नौकरी करनी शुरू कर दो। वो आप में आत्मनिर्भरता नहीं लाती, साहस नहीं लाती,
बोध और विवेक की दृष्टि नहीं लाती, वो आप में क्या लाती है? बस वो आप में एक प्रकार के आदर्श की स्थापना कर देती है कि अगर आप अच्छा कमा खा रहे हो तो ज़िंदगी ठीक निकल रही है, ऐसे ऐसे कर लो, कहीं नौकरी कर लो, शादी कर लो, कहीं पर जा कर के बस जाओ, तुम सफल कहलाओगे। इसी तरह आपकी जो पारिवारिक व्यवस्था है, वो पारिवारिक व्यवस्था बाजार के बहुत काम आती है। जिस दिन आप शादी करते हो उस दिन आप बहुत बड़ा जो लाभ है सबसे पहले वेडिंग इंडस्ट्री को देते हो। उसके बाद बच्चा आता है घर में, वो जो बच्चा है अपने आप में वो मार्केट फोर्सेस के बहुत काम की चीज़ होता है। जिस दिन बच्चा घर में आया उस दिन गिनिएगा कि कितने खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो आपकी जो पारिवारिक व्यवस्था है वो भी बाजार के बहुत काम की है। बच्चा घर में आया, आप खर्चा करोगे, वास्तव में मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? वो जो ऊपर 4 लोग बैठे हुए हैं। जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है, आप कहीं जाकर के काम करते हो, आप उसको यदि 20 रुपए का मुनाफा देते हो तो आपकी जेब में 1 या 2 रुपए आता है। आपको जो भी तनख्वाह मिल रही होती है, आप उससे कई गुना लाभ दे रहे होते हो अपने संस्थान को। आपको कुछ मिल गया, आप उसमें खुश हो जाते हो, संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन आपको जो मिल गया उससे कई गुना ज्यादा ऊपर वाले को मिल गया। समझ में आ रही बात? तो आपकी अगर तरक्की हुई भी, मान लो 1 इकाई आपकी तरक्की हुई, तो जो ऊपर बैठा है आपका मालिक, उसकी कितनी इकाई तरक्की हो गई? 10 गुना, 20 गुना। तो आप में और उसमें जो अंतर था वो क्या हो गया? और बढ़ गया। जब अंतर और बढ़ गया तो आपकी तुलना में उसकी ताकत और बढ़ गई। पहले वो आपसे मान लो 5 गुना ज्यादा ताकतवर था, आपने उसके साथ अगर 2 साल काम कर दिया तो आपके ही किए हुए काम के कारण वो अब आपसे 15 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया। ठीक, लेकिन ये 2 साल आपके बड़ी संतुष्टि में बीतेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी तनख्वाह मिल रही थी, आपको लगा भाई मेरी भी तो तरक्की हो रही है। आपकी तरक्की हो रही है, लेकिन आपकी जितनी हो रही है 10 गुना उसकी ज़्यादा हो रही है, और अब तुलनात्मक ताकत उसकी और कई गुना बढ़ गई है। जब तुलनात्मक ताकत बढ़ जाएगी तो वो इस स्थिति में आ जाएगा कि अब आपकी वो बाह और मरोड़ सकता है ना। भाई पहले आप में और उसमें ताकत के आयाम पे 5 और 1 का अनुपात था, अब 15 और 1 का अनुपात है। तो पहले हो सकता है वो सिर्फ आपको धमकी दे सकता था, अब वो आपकी सीधे सीधे बाह मरोड़ सकता है। और जब बाह मरोड़ेगा तो फिर जो मुनाफा बटेगा उसमें अगर पहले 1 और 10 का अनुपात था तो अब 1 और 50 का होगा, क्योंकि भाई उसकी ताकत इतनी है कि अब वो आपके साथ जो करार है, जो अनुबंध है, वो और ज्यादा अपनी शर्तों पर करेगा ना। जब 1 और 50 का हो जाएगा तो आपके और उसकी ताकत के बीच में जो गैप है, फासला है, वो और बढ़ेगा। और यही हो रहा है लगातार इस दुनिया में। दुनिया के शीर्ष 0.1% लोगों के पास जो दौलत और ताकत थी आज से 30-40 साल पहले, आज उससे 20 गुनी ज्यादा ताकत है उनके पास। और जब मैं 20 गुनी ज्यादा कह रहा हूं तो मेरा आशय है बाकी दुनिया की तुलना में। माने दौलत और ताकत का जो केंद्रीयकरण है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। पहले वो व्यक्ति आपकी अपेक्षा 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, आज वो आपकी अपेक्षा 500 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन इतनी उसकी ताकत बढ़ी किसकी मेहनत के दम पर? ताकत उसकी बढ़ रही है, और उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए मेहनत किसने करी है? वो जो नीचे भीड़ खड़ी है उसने मेहनत करी है। जो नीचे भीड़ खड़ी है उसने मेहनत करी है। भीड़ पागल है क्या? क्यों ऐसे करे जा रही है? मेहनत नीचे की भीड़ करती है, और भीड़ को एक साधारण औसत जिंदगी मिल जाती है जिसमें थोड़े सुख हैं, थोड़े दुख हैं, बीच बीच में लगता है तरक्की हो रही है, प्रोन्नति हो रही है। और असली मौज कौन मार रहे हैं? वो जो ऊपर बैठे हुए हैं। तो भीड़ पगली है क्या? भीड़ क्यों लगी हुई है इस तरह से करने में?
भीड़ को बेहोश रखा जा रहा है तरह तरह के नशे देकर। यहां पर मीडिया का काम शुरू होता है। मीडिया का काम है कि आप तक असली खबरें ना आने दे। मीडिया इसलिए नहीं है कि आप तक समाचार पहुंचाएगी, मीडिया इसलिए है ताकि आप तक समाचार न पहुंचने पाए। अच्छे से समझिए इस बात को। मीडिया इसलिए नहीं है कि आप तक खबरें, असलियत, सच्चाई पहुंचा दे। मीडिया ठीक इसलिए है ताकि आप तक खबरें और सच्चाई न पहुंचें। और आप तक खबरें और सच्चाई न पहुंचे इसके लिए आवश्यक है कि आप तक जितना फिजूल कचरा है वो पहुंचता रहे और आपको उस कचरे के नशे में बांध कर रखा जाए। अब याद करिए क्या चलता रहता है लगातार टीवी पर, और उससे आपको पता चलेगा कि वो क्यों आपको दिखाया जा रहा है। ये कहते हैं ना, बहुत आसान है कि आम आदमी लंपट है, बिल्कुल छिछोरा, उसको वही सब चीज़ें देखनी है तो देखता रहता है। ये हम फिर समस्या को बहुत सतही तौर पर फारिग करे दे रहे हैं। आम आदमी लंपट है, ठीक है बात, लेकिन मीडिया आपको जो कुछ परोस रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं परोस रहा है कि आप लंपट हैं। वो एक गहरी साजिश है आपको नशे में रखने की, क्योंकि आपकी अगर आंखें खुल गईं तो जो ऊपर 4 लोग बैठे हैं उनके तख्त डोल जाएंगे। वो ऊपर वाले 4 लोग अरबों अरब पर ऐश करते रहें, इसके लिए ज़रूरी है आपको बेहोश रखा जाए। और मैं सिर्फ अमीरी की नहीं बात कर रहा, मैं सत्ता की भी बात कर रहा हूं। देश में वास्तव में क्या हो रहा है अगर आपको पता चल जाए तो सारे सिंहासन पलट जाएंगे। जरूरी है कि आपको पता ही न लगने दिया जाए कि असली मुद्दे क्या हैं, असली बातें क्या हैं। आपको मनोरंजन की अफीम लगातार चटाई जाती रहे। कॉमेडी शो देखो एक के बाद एक। आप क्या सोचते हो कॉमेडी शो आपको सुख देने के लिए? नहीं, वो आपको नशा देने के लिए है। ये इतने कॉमेडियन कभी हुआ करते थे पहले? इंसान को इतना मनोरंजन देने की या इतना हंसाने की कभी ज़रूरत हुआ करती थी? आज क्यों है? क्योंकि आज शोषण बहुत ज़्यादा। और शोषण किसका हो रहा है? ठीक उन्हीं का जिन्हें हंसाया जा रहा है। जिसे हंसा रहे हो इतना, अगर वो हंसना बंद करके अपनी स्थिति के प्रति गंभीर हो जाए तो क्रांति हो जाएगी ना। लोग विद्रोह में खड़े हो जाएंगे। तुम जिसका खून चूस रहे हो वो विद्रोह ना करने पाए, वो अपना खून चुसवाता ही जाए, शोषित बना ही रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसे हंसाओ, खूब हंसाओ उसको। गंभीरता में शक्ति एक जगह केंद्रित होती है, एक बिंदु पर एकीकृत होती है, और फिर संभावना बनती है कि वो कुछ कर पाएगी। और मनोरंजन के नशे में शक्ति चूर चूर होकर के बिखर जाती है, रहती है भीतर पर चूरे की तरह रहती है, बिखरी हुई। पत्थर में जान होती है ना। पत्थर को तोड़ 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 के रेत बना दो, रेत में क्या जान होती है? हमारी शक्ति रेत जैसी है, वो 10 जगह बिखरी हुई है। जब आप अपनी स्थिति से वाकई परिचित होते हो और अपनी दुखद स्थिति का सामना करते हो तो आपकी ऊर्जा पत्थर बन जाती है। फिर वो बड़े महलों के शीशे फोड़ सकती है, पर आपकी ऊर्जा को पत्थर बनने नहीं दिया जाता। उसको हंसा हंसा के चूर चूर कर रेत बना दिया गया है। और हंसाना ही तरीका नहीं है। और जितने नशे हैं सब समझ लो, मीडिया की बात कर रहे हो, सारे नशे। और ऐसे सारे मुद्दे जो किसी काम के नहीं हैं लेकिन मनोरंजक लगते हैं, उनको मीडिया खूब उछालेगा।
चीन तुम्हारी जमीन लेकर के बैठ गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी गंभीर घटना हुई है। पिछले न जाने कितने दशकों में ऐसा नहीं हुआ। 1962 में आखिरी बार हुआ था कि देश की जमीन ही चली गई थी। पर मीडिया चीन की नहीं, चीतों की बात करेगा। मनोरंजन है ना, वहां पे अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, मम्मी मम्मी देखो चीता, अच्छा लगता है। और मम्मी भी छोटा सा बच्चा ही है, वो भी खुश हो जाती हैं। गंभीर मुद्दों की कौन बात करे। एक के बाद एक मजेदार मुद्दों का निर्माण करो और देश के सामने परोसते रहो, ताकि असली चीज की बात कभी होने ना पाए। चाहे वो गायों का लंपी वायरस हो, असम की स्थिति हो, दुनिया के और न जाने कितने बड़े बड़े मुद्दे हों, किसी की बात मत करो। आम आदमी का सामान्य ज्ञान लगभग शून्य है और आम आदमी का कचरा ज्ञान अनंत है। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं वो फलाना है, उसका तो आपने नाम सुना ही होगा। अरे वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी बड़ी फॉलोइंग है। इस चीज में अनंत ज्ञान हो गया है लोगों का। कोई कचरा फैला रहा हो, उसका आपको सबको नाम पता होता है, वो एक पब्लिक फिगर बन जाता है, हर जुबान पर उसका नाम है। और जिन मुद्दों की बात इन्होंने करी, अभी आम आदमी को बुला के कहा जाए कि इस मुद्दे पर तुम जरा 2-3 मिनट बोल दो, वो बोल नहीं पाएगा, उसे कुछ पता ही नहीं होगा। असली मुद्दे अगर पता चलने लग गए, चाहे देश के, चाहे दुनिया के, चाहे अपने निजी जीवन के, तो हमसे जिया नहीं जाएगा, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है, देश की भी, दुनिया की भी और हमारी ज़िंदगी की भी। आप डिजिटल न्यूज़ को देखिए, ये सब जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, उनमें ऊपर की 3 खबरें होंगी खबर कहलाने लायक। ऊपर की जो 3 लिंक्स होंगे, उनको आप कह सकते हैं समाचार है। और उसके नीचे लाइन से यही होगा, फलाने अभिनेता की पत्नी क्या कर रही है, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, थोड़ा सा क्रिकेट, थोड़ा सा हॉलीवुड। उसके बाद एक आध किसी अपराध की या बलात्कार की सनसनीखेज खबर, बस यही। आप बंधुआ मजदूरी करते रहो, आप बेहोश गुलामी करते रहो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मनोरंजन की आपूर्ति होती रहे। मनोरंजन कभी आपको हंसाएगा, कभी आपकी आंखों में आंसू भर देगा, आप भावुक हो जाएंगे, कभी आप में काम वासना का संचार करेगा, और कभी ये सब कुछ एक साथ होता है। एक ही टीवी सीरियल में या शो में या वेब सीरीज में या मूवी में ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं। सेक्स, इमोशन, वायलेंस, लाफ्टर, और हम पूरी तरह उसमें गुम हो जाते हैं। आप गुम हो नहीं जा रहे, आपको गुम किया जा रहा है। भोले लोगों, आपको लगता है आज बड़ा मजा आया, वो नई एक वेब सीरीज आई है लुच्चा पार्ट 4, वो देखी, क्या तो आनंद बरसा है। आनंद बरसा नहीं है, जिन्होंने आपको उस षड्यंत्र में लपेटा है वो मुस्कुरा रहे हैं कि बढ़िया, इसने 4 घंटे और नशे में निकाल दिए। अब 4 घंटे नशे में निकाल दिए, मनोरंजन कर लिया, अब कल ये फिर अपनी दुकान पे जाएगा या दफ्तर में जाएगा और वहाँ जा कर के खटेगा, क्योंकि अब ये तरोताज़ा हो गया ना। मनोरंजन का यही तो काम है, गुलामों को रिफ्रेश कर देना, ताकि अगले दिन वो और डटकर गुलामी करें। मनोरंजन और किस लिए होता है?
व्यापारी है तो जीएसटी भरेगा, कर्मचारी है तो इनकम टैक्स भरेगा। उसे इतना हंसा दो, इतना उसको मस्त कर दो मनोरंजन में, या भावुक कर दो या कामोत्तेजित कर दो कि वो पूछने ही ना पाए कि वो जो टैक्स दे रहा है उसका हो क्या रहा है। और भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पर आप जो टैक्स देते हैं उसका आधा क्या 1/3 भी किसी सार्थक काम में नहीं लगता। आपको क्या लग रहा है राजनीतिक पार्टियों को जो हजारों करोड़ रुपए चंदा मिलता है वो क्यों मिलता है? कोई व्यापारी उन्हें इतना चंदा क्यों दे रहा है? बड़े बड़े उद्योगपति ही देते हैं ना, क्यों देगा? वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है, वो आपकी जेब से दे रहा है। पर ये मुद्दे मीडिया क्यों उठाएगी? ये मुद्दे उठ गए तो मीडिया के जो मालिक बैठे हैं उनके स्वार्थों पर चोट पड़ेगी ना। तो मीडिया आपको ये मुद्दा दिखाती है कि घुग्घू कम्हार है और उसकी काली गाय का बछड़ा कुएं में गिर गया है। वो बछड़ा कुएं में गिरा हुआ है और 4 दिन तक उस पर पूरा तमाशा चल रहा है, टीआरपी बटोरी जा रही है और आप भी ऐसे चिपक के देख रहे हैं उसको। कितना बड़ा मुद्दा है ये, बछड़ा कुएं में गिर गया है। बछड़ा कुएं में गिर गया हो ये बड़ी बात है, और हजारों गायें लंपी वायरस से मर रही हैं ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छा लगता है ना बहुत, हाँ, प्यारा बछड़ा। तालियां बज जाती हैं बिल्कुल जब बछड़े को निकाला जाता है एक साहसिक अभियान के बाद। और यही मीडिया जो आपको दिखाएगी कि एक बछड़े को निकाला गया, देखो कैसे हमने गौवंश को बचा लिया, वो कभी नहीं बताएगी कि भारत बीफ का भी सबसे बड़ा निर्यातक देश है। गौवंश जितना भारत में कटता है उतना कहीं नहीं कटता। और वही गायें जिनका आप दूध पीते हो, वही जब दूध देने की हालत में नहीं रहती तो किसानों द्वारा कसाईयों को बेच दी जाती हैं। कसाई से पूछो तूने क्यों काटी, वो कहेगा क्योंकि किसान ने मुझे बेच दी। किसान से पूछो तूने बेच क्यों दी, वो बोलेगा तो ये पूछो ना कि मैंने पैदा ही क्यों करी थी गाय, क्योंकि स्वयं तो पैदा होती नहीं है, उनको तो जबरदस्ती पैदा किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान से। और बड़ी ही वो बदतमीज प्रक्रिया होती है जिससे गायों को गर्भ करा जाता है। थोड़ा देख लीजिए, कभी मिल जाएगा इंटरनेट पर, यह भी मौजूद है। मां बोलते हैं हम गाय को। बोलेगा लोग इतना दूध पीते हैं तो इसलिए हम जबरदस्ती फिर गाय भैंस पैदा करते हैं। लेकिन पूरी बात आपको मीडिया कभी बताएगा ही नहीं। हाँ, ये जरूर बता दिया जाएगा कि वो 2 लोग जा रहे थे, उनको पकड़ के भीड़ ने अच्छे से धुन दिया क्योंकि वो ट्रक पर मवेशी लाद के लिए जा रहे थे। वो आपको बता दिया जाएगा। इतने में आप कहोगे बिल्कुल बहुत सही हो रहा है, भारत में राम राज्य आ रहा है। जो मनोरंजन करने वाले हैं फिर वही आदर्श भी बन जाते हैं, और जो मनोरंजन करने वाला है जब वो आदर्श बन जाएगा तो आपको मूल मुद्दों से और दूर लेकर चला जाएगा। हालत हम सबकी बहुत खराब है, और हमें अगर 2 पल ठहर कर देखने का मौका मिल जाए कि कितनी खराब है हमारी हालत, तो हम इतने भी नालायक नहीं हैं कि कुछ नहीं करेंगे अपनी हालत बदलने को। हमें शांति के, स्थिरता के, सैनिटी के
अगर कुछ पल भी रोज नसीब हो जाएं तो निश्चित ही हम कुछ करेंगे अपनी हालत को बदलने के लिए, अपनी हालत को, देश की हालत को, दुनिया की हालत को बदलने के लिए हम करेंगे। लेकिन अगर दुनिया की हालत बदल गई तो वो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी भी हालत बदल जाएगी, और उनकी हालत अभी बड़े मौज की चल रही है। सत्ता उनकी, ताकत उनकी, ऐश उनकी। उनकी हालत उतनी मौज की तभी तक चल सकती है जब तक आपकी हालत खराब रहे, क्योंकि शोषक और शोषित का रिश्ता यही होता है ना। एक मौज मारता है और दूसरा खून और पसीना बहाता है। अगर नीचे वाले ने अपनी हालत बदल ली तो फिर ऊपर वाले की भी जो मौज की हालत है वो बदल जाएगी। उसके स्वार्थों पर आंच ही नहीं आ जाएगी, सब जल जुल खाक हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी हालत ना बदलने पाएं, और फिर इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको 2 पल भी मौन के, चैन के, शांति और स्थिरता के ना मिलने पाएं। इसलिए ज़रूरी है कि 150 चैनल पे एक से एक ये जो बदतमीज एंकर हैं ये गला फाड़कर चिल्लाते रहें। एक के बाद एक विज्ञापन आते रहें, एक के बाद एक मूवीज रिलीज होती रहें। टीवी सीरियल्स काफ़ी नहीं थे, अब वेब सीरीज हैं। ये सब इसलिए है ताकि आप कभी भी ठहर करके अपने यथार्थ से परिचित ना होने पाओ। थोड़ा सा भी रुक गए अगर तो खतरा यह है कि रुक ही जाओगे। वो आपको इसलिए थोड़ा सा भी रुकने नहीं देते। बड़ी से बड़ी फ्लॉप मूवी आएगी, उसको प्रचार कर करके दर्शाया जाएगा ये हिट हो गई है। ये प्रचार करके किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है जानते हो? किसको? आपको बताया जा रहा है मूवी हिट हो गई है, आपको लगे अरे फिर सबने देख ली, हम ही रह गए, चलो हम भी देखते हैं। हिट हो गई है माने सबने देखी है। आप देख नहीं रहे हो, कोई मूवी आती है उसमें वो ये भी नहीं बात कर रहे हैं पटकथा कैसी है, अभिनय कैसा है, निर्देशन कैसा है। वो अब कुल समाचार में ये आता है इस मूवी ने कितने करोड़ बटोरे। इन सब बातों का निशाना किसको बनाया जा रहा है? शिकार किसका हो रहा है? आपको दिख नहीं रहा? आपका ही शिकार हो रहा है। मीडिया वो जरिया है जिसके माध्यम से आम आदमी का प्रतिपल शिकार किया जाता है। तो टीवी नहीं है, वो मचान है, वहां से आप पे गोली चलाई जाती है। और मचान तो फिर भी बंधी होती है एक जगह पर। आज की तो मोबाइल पोर्टेबल मचान है, उसको आप अपनी जेब में रख के घूमते हो। टीवी का तो फिर भी यह है कि एक कमरे में रखा, चलो छोड़ो कहीं और चले जाएंगे, बाहर घूम आएंगे। अब तो मोबाइल है ना, जहां भी जाओगे वो जेब में रखा ही होगा, और वहां से दनादन शिकार हो रहा है। जो लोग सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स से परिचित हैं, और ऐसे बहुत हुए हैं जो वहाँ काम ही करते थे, ये जो 4 बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं वहाँ काम ही करते थे, और वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने की बड़ी वजह ये होती थी कि वो जान गए थे कि इनके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। जो घटिया से घटिया खबर होती है या पोस्ट आपकी, इनके एल्गोरिदम्स प्रोग्राम्ड होते हैं उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। कई दंगे करवाने का श्रेय भी सोशल मीडिया कंपनियों पर है। किसी ने कोई सनसनीखेज अगर पोस्ट कर दी, उसकी रीच अपने आप बढ़ा दी जाती है, क्योंकि रीच बढ़ेगी तो और लोग आएंगे, और लोग आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा समय गुजारेंगे तो विज्ञापन दाताओं को फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया कंपनियां पैसा तो विज्ञापन दाताओं से कमाती हैं ना, और विज्ञापन उन्हें तभी मिलेंगे जब वहाँ पे लोग अपना समय गुजार रहे हों, और लोग समय तभी गुजारेंगे जब घटिया चीज़ें आगे बढ़ाओ। घटिया चीज़ें आगे बढ़ाओ, कोई ढंग की पोस्ट है आगे मत बढ़ाओ, कोई ढंग का वीडियो है उसको भी आगे मत बढ़ाओ।
जो घटिया से घटिया सामग्री हो उसको आगे बढ़ाओ। आम आदमी को नशा बना रहना चाहिए। इतना ही नहीं, जो घटिया कंटेंट क्रिएटर हैं उनको बादशाह बना दो। सार्वजनिक समारोह करो, उनको बुलाओ, उनको फूल माला डालो, ऐसा दिखाओ जैसे वो हीरो हैं। उनको आम आदमी का नायक और आदर्श बना दो। ये सब जो करा जा रहा है ये आप पर निशाना साध कर करा जा रहा है। भोले बालकों, उनको हीरो नहीं बनाया जा रहा, आपको जीरो बनाया जा रहा है। निशाना आप हैं। आपको लगता है वाह वाह वाह, वो देखो वो कितना आगे निकल गया। उसको आगे नहीं निकाला जा रहा, आपको पीछे धकेला जा रहा है। लेकिन ठीक वैसे जैसे मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है शोषक वर्ग के हित में, उसी तरह आपकी जो पूरी मूल्य व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है आपको शोषित बनाए रखने के लिए। मैं इतनी बातें बोल रहा हूं, किसी का खून थोड़ी उबल गया। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारे परिवार, हमारी संस्कृति ने हमें बता दिया है अच्छा बच्चा बन के रहना। और अच्छे बच्चे क्या नहीं करते? बवाल नहीं करते। कोई बदतमीज हो, गाली दे रहा हो, नालायकी कर रहा हो, हत्या कर रहा हो, बलात्कार कर रहा हो, उसकी ओर से बस मुंह फेर लेना, अपने रास्ते चल देना। अरे ये पुलिस का काम है, पुलिस आके देखेगी ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? तुम सज्जन पुरुष बन के रहो, तुम भद्र लोग हो। और अगर तुम महिला हो तो फिर तो बहुत जरूरी है कि तुम एकदम गंभीरता से और अपनी गरिमा और मर्यादा का ख्याल रखते हुए नपे तुले कदम बढ़ाओ। आप सोच नहीं रहे हैं कि ये सारी बातें जो आपको बोली गई हैं उनसे वास्तव में स्वार्थ किसका सिद्ध हो रहा है? आप जितना सज्जन पुरुष बने हुए हो, आप जितना गरिमा और मर्यादा में रह रहे हो, उतना ज्यादा वो शोषक लोग आपको और बर्बाद करते जा रहे हैं। आप किस चीज को बचा रहे हो? वो जो आपको इतना सा सम्मान दे दिया गया है समाज द्वारा। हम समाज के सम्माननीय वर्ग से लोग हैं ना। वो जो आपको इतना सा सम्मान दे दिया गया है वो भी इसीलिए दे दिया गया है ताकि आप कभी विरोध और क्रांति में खड़े ना हो। क्योंकि आप जैसे ही विद्रोह करने निकलोगे, आपको पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे, आपका सम्मान टूट जाएगा। तो आप कहते हो मुझे अपना वो जो नन्हा सम्मान है वो बचा के रखना है। वो थोड़ा सा सम्मान भी आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप पद दलित ही रहो। जिसका सम्मान छिन जाता है वो आजाद हो जाता है। अध्यात्म में इसीलिए स्तुति और निंदा दोनों को हेय माना गया है, त्याज्य माना गया है। क्या? न सम्मान की सुनो न अपमान की सुनो। जो सम्मान और अपमान की सुनने लगता है वो बंधक बन जाता है, गुलाम हो जाता है। पर जो मध्यम वर्ग है उसको अपने सम्मान की बड़ी चिंता रहती है ना। इज्जत, आबरू, लाज, हया। वो भी आपको सिखाया गया है। ये जो आपकी सम्मानीयता है ये आपके गले का पट्टा है। आपको सम्मानीय बना के आपके मालिक लोग आपको पशुओं की तरह चरा रहे हैं। पहली बात तो नशा है, दिखने ही नहीं पाएगा कि आपको कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। और कभी दिख जाए तो आवाज नहीं खुलेगी। क्यों? हम इज्जतदार लोग हैं भाई। लफंगों के मुंह कौन लगे? ये रहता है ना, लफंगों के मुंह कौन लगे। तुम लफंगों के मुंह नहीं लगो। सारे लफंगे अभी वहां पर मालिक बन के बैठ गए हैं। एक एक व्यक्ति इस वक्त जो प्रतिष्ठा, सत्ता, दौलत के शीर्ष पर है, गौर से देखना, महालफंगा है।
अनपढ़ गुंडे लोग राजा बने हुए हैं, जो दुनिया के सबसे दौलतमंद हैं उनकी बातें सुनो, सर पीट लोगे। कोई क्या कह रहा है ये, उसकी भी बात सुनो, उसके बाप की भी बात सुनो। कुल उनका एक एजेंडा है, 80 साल की भी हो जाओ तो बच्चा और पैदा करो। तुम सोच नहीं रहे हो ये दुनिया कैसी है जिसमें ऐसे लोग बादशाह हैं। एक बार सोचो तो सही। अगर राजा ऐसा है तो प्रजा कैसी होगी। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, उल्टा नहीं है क्या? लोग जैसे हैं वैसे उनके राजा होंगे। हां, अगर चौपट राजा है तो निश्चित ही अंधेर नगरी होगी। अंधेर नगरी चौपट राजा सुना है ना? हाँ, तो इतने सब जो चौपट हैं वो राजा बने हैं, तो ये कितनी बड़ी अंधेर नगरी है। और इसको अंधेर नगरी बनाए रखने के लिए ही आपको लगातार मनोरंजन और मजे की खुराक दी जाती है। जिंदगी बर्बाद है, लेकिन कसम से कॉमेडी शो में मजा आ गया। अब यह भी समझ में आ रहा है कि पॉर्न जितनी आज प्रचलित है उतनी पहले क्यों नहीं थी। नशा। दिन भर जिंदगी ने मुंह पे 10 जूते मारे, रात में आधे घंटे पॉर्न देखो, तर हो गए बिल्कुल। सम्मान अपमान सब भूल गया, समाधि लग गई। इंटरनेट कि ट्रैफिक का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पॉर्न है। जब शुरू हुआ था आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो ये अनुमान लगाया गया था कि ये नई नई चीज़ है। तो अभी लोगों में दीवानगी सी छा रही है इसकी। जैसे जैसे इंटरनेट भी मैच्योर होगा वैसे वैसे जो पॉर्न ट्रैफिक है उसका अनुपात कम हो जाएगा। वो कम हुआ नहीं है और विकसित हो गया है। अब सब्सक्रिप्शंस हैं, सर्विसेज हैं, वो एक पूरे तरह से मैच्योर इंडस्ट्री के रूप में निकल के आ रहा है, एक लीगलाइज्ड इंडस्ट्री। क्यों इतनी जरूरत पड़ती है इसकी? क्योंकि ये न रहे तो तुम्हारी बेचैनी का विस्फोट हो सकता है। तुम्हारी बेचैनी का जो विस्फोट होगा वो सत्ताधारियों के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रेशर कुकर में सीटी बजती रहनी चाहिए ताकि जो दबाव है रिलीज होता रहे, नहीं तो विस्फोट हो सकता है। माया ऐसी ही होती है ना। ये जो सब आकर्षक चेहरे लेके आपके सामने आ जाते हैं, चाहे टीवी शोज में, चाहे मूवीज में, चाहे पॉर्न में, आपको लगता है ये तो हमारा भला करने आए हैं, हमें हंसाने आए हैं, हमें बहलाने आए हैं, हमारा जी हल्का करने आए हैं। नहीं, आपको उनकी असली शक्ल नहीं दिख रही है, तो आपको तबाह करने आए हैं। एक अपने लिए नियम बना लीजिए, असली मुद्दों के अलावा जो भी व्यक्ति या माध्यम
आपसे कोई भी और बात कर रहा हो, उसको जान लीजिएगा ये साजिश में शरीक है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि पृथ्वी विनाश के जितने करीब आज खड़ी है, इतनी कभी नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति जरा भी ढंग का होगा, उसके भीतर जरा भी रोशनी होगी, तो वो आज आपसे सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों पर बात करेगा जो महत्व के हैं। भाई, घर में कोई मरने को तैयार पड़ा है, और चर्चा हो रही है कि इसको किस तरीके से बचाया जाए। यही इस वक्त एकमात्र मुद्दा हो सकता है ना। नहीं बचाया तो अगले कुछ घंटों में ही हो सकता है वो प्राण छोड़ दे। और ऐसे में कोई आके आपसे शेयर मार्केट की बात करे और क्रिकेट मैच की बात करे और मूवी और मनोरंजन की बात करे, तो ये व्यक्ति कैसा होगा? कैसा होगा? वो आपसे कोई भी बात करे, हो सकता है ये बात भी करने लग जाए कि अरे बारिश ज्यादा हो रही है, सड़क पे देखा था, उधर मेढक था, सांप था, तो भी ये व्यक्ति कैसा होगा? ये व्यक्ति अपराधी है ना, और शातिर कुटिल अपराधी है ना। इस वक्त पर तो सिर्फ एक ही बात करी जा सकती है ना। कौन सी बात? ये मर रहा है, इसको बचाना कैसे? हाँ, बचाने से संबंधित विविध बातें हो सकती हैं। कोई बचाने के लिए एक बात बोल सकता है, कोई बचाने के लिए दूसरी बात बोल सकता है। बचाने के लिए कोई एक लहजे में बोल सकता है, कोई दूसरे लहजे में बोल सकता है, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई बीमार और उसकी दवाई की बात की जगह दुनिया भर की इधर उधर की फिजूल बातें करे, तो वो व्यक्ति कैसा है? वो बहुत बहुत धूर्त काइया अपराधी है। वो मीठी बातें कर रहा है, बोल रहा लो मैं अभी इधर आ रहा था, वहां बहुत बढ़िया जलेबी छन रही है, कर दी मीठी बात। ये व्यक्ति क्या चाह रहा है? ये व्यक्ति चाह नहीं रहा कि इलाज होने पाए, ये चाह नहीं रहा कि बीमार बचने पाए। मैं जो उदाहरण दे रहा हूं समझ में आ रहा है प्रतीक किस दिशा में जा रहा है? किस बीमार की बात कर रहे हैं हम इस पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं जो आज महाबीमार है। और इस पृथ्वी पर जो सब कुछ है बहुत बीमार है। हमारे परिवार, समाज, देश से लेके पूरे विश्व तक ये मरने को तैयार खड़ा हुआ है। यहां कोई आकर बात कर रहा है कि बाहर कोयल कितना बढ़िया गाना गा रही है, और वर्मा जी की लड़की शर्मा जी के लड़के के साथ देखो भाग रही है। मृत्यु की इस आपात आसन्न घड़ी में कोई इस तरह की उथली बातें करे तो क्या उसे आप क्षमा करेंगे? तो फिर आप टीवी पर जो कुछ आ रहा होता है उसको कैसे देख लेते हैं? इधर उधर के फिजूल मुद्दों पर आप ध्यान कैसे दे लेते हैं? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, व्यर्थ की सामग्री आपके पास आ रही है। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें कुछ भी फॉरवर्ड चल रहा है और मजे लग रहे हैं, और एक के बाद एक उसमें इमोजी उछाले जा रहे हैं। किसी ने 10 बार हंसता हुआ चेहरा बना दिया, कोई लाल वाला लव का आइकन बना रहा है 50 बार, और ये सब चल रहा है और आप इसमें भागीदार हैं। ये कैसे हो पा रहा है? कोई मरने को तैयार है, आप फॉरवर्ड खेल रहे हो। कोई मरने को तैयार है, आप फॉरवर्ड खेलोगे? एक है बस जो फॉरवर्ड मजे में खेलेगा, उसी घर का एक नालायक लड़का जिसे अफीम की, गांजे की लत लगी हुई है। उसे होश ही नहीं है कि कोई मर रहा है। वो इस घड़ी में भी क्या मांग रहा है? नशा और दोना। वो लड़का कौन है? वो कौन है लड़का? वो हम हैं।
जो भी कुछ आपको मीडिया दिखा रहा है, अपने आप से पूछिए ये यही क्यों दिखा रहा है? कोई निस्वार्थ साधुता का तो भाव होगा नहीं मीडिया का, या होगा? पूछिए मीडिया का क्या स्वार्थ है यही चीज मुझे दिखाने में, ऐसे पूछा करिए। फिर थोड़ा खोजिए कि आज के असली मुद्दे क्या हैं, और तब आपको बड़ा शॉक लगेगा, एकदम झटका। ये असली मुद्दे हैं और ये तो कोई सामने ही नहीं लेके आ रहा था, ये तो बड़ी से बड़ी साजिश है इन मुद्दों को छुपाने की। वो साजिश आपके ही विरुद्ध है। वो साजिश ऐसा नहीं है कि क और ख के बीच की है। ये सारी साजिश आपका शोषण करने के लिए है, आपका। आप खुश हो जाते हो ना, कहते हो अरे वो जो इंटरनेट पर टीवी चलता है वो तो बड़ा सस्ता है, महीने के 300-400 रुपए का है ना? वो इतना सस्ता क्यों है, कभी सोचा? नहीं सोचा ना, क्योंकि महंगा हो जाएगा तो आप लोगे नहीं। वो इतना सस्ता इसलिए ताकि आप उसे बस ले लो एक बार, उसके बाद जो आपको नशा कराया जाएगा कि बस जानबूझ के उतना सस्ता रखा गया है ताकि आप फंसो। अच्छी पत्रकारिता भी होती है। आप एक घटिया से घटिया मूवी देख आते हो, और जब आप जाते हो देखने तो कम से कम 1000 का खर्चा होता है, अगर 2-3 लोग देखने गए हैं तो कुल मिला के ज़्यादा ही होता है 1000 से। खाने वाने बैठ गए तो 2000 2500 कितने का भी खर्चा हो जाएगा। लेकिन जो अच्छा जर्नलिज्म है वो अच्छा तभी हो सकता है जब वो किसी शक्तिशाली हुक्मरान से पैसे ना ले, तभी हो सकता है ना। अगर वो किसी से पैसे ले रहा है तो क्या होगा? वो तो गुलाम हो जाएगा। फिर वहां पर स्वतंत्र पत्रकारिता तो हो नहीं सकती। तो वो लोग बेचारे फिर कहते हैं कि हमें कुछ तो योगदान दे दो। उन्हें 1 रुपया नहीं मिलता। कहते हम आपको सही और सच्ची खबरें ला करके देंगे, थोड़ा सा हमें सहयोग कर दिया करो ताकि हमारा खर्चा निकलता रहे। भाई हमारे भी पत्रकार हैं, ऑफिस हैं, 50 खर्चे हमारे हैं, वो कैसे निकालेंगे? लोग नहीं देते उनको योगदान। और ऐसे मैंने कम से कम 4-5 मामले देखे हैं पिछले 10 सालों में, जब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बिकने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि लोगों ने उनको पैसे नहीं दिए, डोनेट नहीं किया, वो बिक गए। और बिकने की एक घटना तो अभी हाल में ही घटी है। मुफ्त कुछ नहीं होता। ये जो आप चैनल देखते हो, सोचते हो मुफ्त है, या 100 200 400 में ही देख रहे हो, वो मुफ्त नहीं है। उसके माध्यम से आपको लूटा जा रहा है। आप अपने आप को होशियार समझते हो, आप होगे होशियार, उधर शातिर बैठे हैं। ये जो मुफ्त का मनोरंजन पी पी के हम मोटे हो रहे हैं ना, ये वैसे ही है जैसे बकरा मोटा किया जा रहा हो काटने के लिए। आ रही है बात समझ में?
टीवी खोलिएगा और थोड़ा होश संभाले रखिएगा, बह मत जाइएगा जल्दी से, तुरंत दिखाई देगा कि ये क्या चल रहा है। सीधी सीधी साजिश। और उस साजिश के शिकार आप हैं। आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, और जब आपको कोई बेवकूफ बनाए तो आपको गुस्सा आना चाहिए। वो इंसान कैसा है जिसे उसके मुंह पे बेवकूफ बनाया जा रहा है और उसके भीतर से प्रतिरोध नहीं उठता। वो आपके घर में घुस करके आपके मुंह पर आपको रोज मूर्ख बनाते हैं। भगवान श्री प्रणाम। जो भी चर्चा चल रही थी मीडिया वाली, इसमें एक ऑब्जर्वेशन और देखा है कि हम लोग के अहम को फुलाया जा रहा है कि देश चमक रहा है, विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है, और साथ में दो वृत्तियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, डर का और लालच का, कि या तो डर जाइए और नहीं तो आप लालच के थ्रू हमारी तरफ हो जाइए। तो मीडिया इसमें पूरा एक तरह से लालच के थ्रू कहिए चाहे डर के थ्रू कहिए, वो उन्हीं लोगों के गोदी में जाके बैठ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या रास्ता हो सकता है? क्योंकि जिस तंत्र में हम लोग मैं बैठा हूँ, वहाँ भी यही डर का और उसका व्यापकता का प्रचार किया जाए। एक ही रास्ता है, होश। होश। जिनका शोषण किया जा रहा है वो बहुत बहुत सारे हैं, जो कर रहे हैं वो मुट्ठी भर है। तो डर होना भी चाहिए तो किसके भीतर? जो शोषक है मुट्ठी भर, उनमें होना चाहिए ना। यहां गंगा उल्टी बह रही है। यहां डरा हुआ कौन है? ये जो 99.9% विश्व की जनसंख्या है, ये डरी हुई है, लालच में है, जो भी है। उसकी वजह सिर्फ बेहोशी है। 4 लोग हों बहुत कुटिल, वो भी ऐसे 4000 लोगों पर भारी पड़ेंगे जिनको नशा करके सुला दिया गया हो। एक पूरी फौज ही हो, पर अगर वो अफीम चाट करके बेहोश पड़ी है तो उस पूरी फौज को ही क्या 4 लोग नहीं हरा देंगे? और ये 4 हमें कोई धर्मी और सज्जन लोग नहीं चाहिए, 4 धूर्त लोग भी काफ़ी हैं ना एक बहुत बड़ी फौज को हरा देने के लिए, अगर वो नशे में है। तो वजह नशा है। हर आदमी जगने लग जाए तो ये जो ऊपर बैठे हैं लफंगे दुनिया भर में, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हर व्यक्ति को, जैसे हम कह रहे थे ना कि पत्थर हो अगर एक, तो क्या बात है, वो कुछ भी फोड़ दे, पर उसको आप रेत कर दीजिए तो उसमें कोई जान बचती नहीं है। इसी तरीके से हर व्यक्ति को छोटे छोटे सरोकारों में चूर चूर कर दिया गया है। सबको ज़रा ज़रा सी चीज़ें दे दी गई हैं ज़िंदगी में निपटने के लिए, सुलझाने के लिए, उलझे रहने के लिए या मस्त रहने के लिए। और ये काम मीडिया बखूबी कर रहा है। हम सबको छोटी छोटी चीज़ें दे रहा है कि अब सेल लग गई है, और वो सेल की बात उछाली जा रही है, उछाली जा रही है। टीवी दिखा रहा है बार बार, अरे बहुत बड़ी सेल लग गई है, बहुत बड़ी सेल लग गई है, मैड मिलियन सेल लगी हुई है। अब आप जा कर के उसमें, अच्छा जिस आदमी को कोई मतलब भी नहीं है, उसे कुछ खरीदना भी नहीं है, उसको भी 100 बार दिखाओगे कि ये सेल लगी, वो भी जाके फिर देखता है अच्छा क्या बिक रहा है देखें। और इस चक्कर में बहुत आराम से कौन सी चीज़ है जो भुला दी जाती है? वो जो वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दा है वो जीवन का भुला दिया जाता है। आपको कोई बहुत विशेष पराक्रम या प्रतिभा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये सजग रहिए कि आप कौन है और आपका हित किधर है। ना आप पे डर काम करेगा, ना आप पर लालच काम करेगा। ये भूल जाना कि आपका वास्तविक हित कहाँ है, इसी को कहते हैं माया या नशा।
माया भी आपसे कुछ ऐसा ही करवाती है जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है। उस वक्त तो यही लग रहा होता है ना, यही ठीक है मेरे लिए, तो आप कर जाते हो। पर माया आपको ऐसा नशा दे देती है कि आपको जो लग रहा होता है ठीक है, वो वास्तव में आपके लिए ठीक नहीं है। वो नशा उतरता कैसे है? वो नशा रुक करके उतरता है, थम के उतरता है। माया चाहती है आप बहते रहें, आप मौन या स्थिर ना होने पाए। आप स्थिर हो गए तो आपको तत्काल कई चीजें समझ में आ जाएंगी। आप थोड़ा सा थम गए, आपने कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए, बातें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि मामला कोई बहुत गहरा है ही नहीं। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी इसको साफ नजर से देखेगा वो समझ जाएगा। तो बस बहिए मत, आगे मत बढ़िए, और चीजें साफ खुलने लग जाती हैं। न डर रहेगा, न लालच रहेगा, जब नशा नहीं रहेगा। नशा महत्वपूर्ण चीज है। नशे से हट जाइए, डर लालच सब अपने आप हट जाता है, कुछ नहीं है। माया मां है। ये काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, ये उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और माया का ही नाम नशा है। नशा हट गया तो ये नीचे वाले अपने आप हट जाएंगे। आप डरते भी इसलिए क्योंकि आपको लालच भी इसीलिए दे दिया जाता है किसी व्यर्थ की चीज का, क्योंकि आप डर इस बात का है कि कोई व्यर्थ की चीज छिन जाएगी। ये नशे की तो हालत है। चीज ही बेकार की और छिन भी गई तो क्या चला जाएगा, पर डर बहुत लग रहा है, ये नशा ही है ना। इसी तरीके से जो चीज आपके काम की नहीं है उसको पाने के लिए लालायित हो रहे हैं, ये नशा ही तो है ना। नशा हटा दीजिए, बाकी ये नीचे की चीजें, डरना, ईर्ष्या करना, लालच करना, ये सब हट जाता है अपने आप। फिर उसी को अध्यात्म ऐसे कहता है कि आत्मज्ञान सब रोगों का इलाज है। आत्मज्ञान नशे की आखिरी काट है। तो फिर नशे के लिए हम क्या नाम दे सकते हैं? आत्म अज्ञान। आत्म अज्ञान ही नशा है, और मीडिया उसी नशे को और बांट रहा है। आप जो हो, आपको भूलने पर मजबूर कर दिया जाता है। आपको ये बना दिया, वो बना दिया, आपको कभी ग्राहक बना दिया, आपको कभी लोभी बना दिया, कभी कामी बना दिया। आप जो वास्तव में हो उसको आपको भुलवा दिया। वो नहीं होने देना है। प्रणाम आचार्य जी। सर, हम जो भी बातें यहाँ कर रहे हैं अभी, जो भी चीज़ें हैं, या मीडिया की हैं, कुछ भी हैं, वे सारी हैं तो प्रकृति की। कोई भोग रहा है, कोई उसको भोगने को दे रहा है, वो भी भोग रहा है, सारे भोग ही रहे हैं यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये। अब इस भोगने की वजह से ये अर्थ जहाँ भी पहुँच गई है वो भी प्रकृति की वजह से ही है, क्योंकि उसने सबको पागल बना रखा है। तो जो अवेयर बंदा है वो इस चीज़ की चिंता क्यों करे कि ये कहाँ जा रही है, ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का? जो ख़त्म हो रही है वो भी तो वही करवा रही है। जो अवेयर बंदा है उसको तो अपने शरीर की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ध्यान क्यों देना है इस चीज़ के ऊपर? ये कोई तर्क की बात नहीं है। बोध और करुणा एक साथ चलते ही चलते हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है। इसमें बस आप मज़े में वाह वाह कह सकते हैं कि क्या बात है, कि जिस व्यक्ति के पास बोध नहीं है वो अपने ही स्वार्थ पर केंद्रित रहता है, क्योंकि उसको लगता है ये सब कुछ असली है और मैं पालूं, उसी में मेरा स्वार्थ है पाने में। और जो जान जाता है कि ये सब असली नहीं है, वो जान गया है असली नहीं है, वो तब और आतुर हो जाता है दूसरों को बचाने के लिए। ठीक है, जहाँ बोध आ जाता है वहाँ करुणा आ जाती है, और करुणा का मतलब ही यही होता है कि मैं जान गया हूँ कि ये सब कुछ ऐसे ही है, लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि तुम्हें तो दुख का अनुभव हो रहा है ना, तुम्हारी तो जिंदगी नष्ट हो रही है ना, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। कुछ लोग होते हैं जो
इसी तर्क को और आगे बढ़ाकर कहना शुरू कर देते हैं कि साहब जब सब कुछ मिथ्या ही है, समझ में आ गया है, प्रकृति का खेल है और प्रकृति माया है, तो मैं क्यों परवाह करूं कि जंगल कट रहे हैं या प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या लोगों में बहुत दुख आएगा। तो मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। फिर मैं कहता हूं बिल्कुल परवाह मत करिए कि प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि सब माया ही है, प्रकृति का ही है खेल सारा, सारी प्रजातियां प्रकृति में है। तो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उनकी आप मत परवाह करिए, पर साथ ही साथ जब आपका अपना बच्चा विलुप्त हो रहा हो तो उसकी परवाह मत करिएगा। कहिए कर दें आपका बच्चा विलुप्त, या सारा अध्यात्म, सारा वैराग्य, सारा साक्षी भाव सिर्फ परायों के लिए है। खरगोश का बच्चा मर रहा है तो कह दे माया है, तो प्रकृति है, इसमें मरते रहते हैं। अपना बच्चा मर रहा हो तब, जब आप ऐसे हो जाइएगा ना कि अपना बच्चा भी मर रहा हो और कहें कि कुछ नहीं है, मिथ्या है, माया है, तब आपको अधिकार मिलता है ये कहने का कि अगर जंगल नष्ट हो रहे हैं, पृथ्वी नष्ट हो रही है, तो मिथ्या है, माया है। क्या आप वहां पहुंच गए हैं जहां अपना सब कुछ नष्ट हो रहा हो तो आप कहें कोई बात नहीं? जब आप वहां पहुंच जाइए जहां कहिए कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये था ही नहीं, भाषित होता था, वास्तव में नहीं था, सत्य नहीं था, क्षणभंगुर था। जब आप ऐसे हो जाइएगा तब आप कहिएगा कि मुझे क्यों बचाना दूसरों को, दूसरे हैं भी क्या, मायावी समुद्र की एक क्षणभंगुर लहर, तब आप कह सकते हैं। लेकिन असलियत इसके और आगे की है, एकदम अजूबे की है। असलियत यह है कि जो जान जाता है सब कुछ मिथ्या है, वो चाहता है कि दूसरे भी जान जाएं कि सब कुछ मिथ्या है। वो ये तक जान जाता है कि दूसरे का होना भी मिथ्या है लेकिन वो ये भी जानता है कि ये बात वो जानता है, वो जो दूसरा सामने खड़ा है, जो वस्तुतः मिथ्या है, वो अभी स्वयं को मिथ्या नहीं जानता, इसलिए दुख झेल रहा है। तो फिर वो दूसरे का हाथ पकड़ के उसे उस हालत तक ले आना चाहता है जहां वो जान जाए कि वो मिथ्या है। बोध और करुणा एक साथ चलते हैं। और अबोध, अबोध से मेरा मतलब मासूमियत नहीं है, अबोध से मतलब अज्ञान, अज्ञान और स्वार्थ और हिंसा, ये एक साथ चलते हैं। नहीं, सही बात है, मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा अभी। तो भी सवाल ये होता है, पहले तो अवेयरनेस आती है, राइट? पहले अवेयरनेस आएगी कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कि जो कुछ भी हो रहा है अभी, पहले तो ये नॉलेज कि है प्रकृति के अंदर ही सारी चीज़ें जो हैं उसी के अंडर हो रही हैं। और हम ये मानते हैं कि जब वो ज्ञान होता है कि भ्रमित हैं, भ्रमित किया गया है प्रकृति के द्वारा सबको ही, और वो उस हिसाब से भोग रहे हैं अलग अलग शरीरों में, अलग अलग चीज़ों में, पेड़ बनकर, चीता बनकर, खरगोश बनकर, इंसान बनकर बने हुए हैं। वो इग्नोरेंस है। और जैसे ही आपको अवेयरनेस आती है, तो पहले तो वो अवेयरनेस आई, जब वो अवेयरनेस आ गई, अब उसका है रियलाइजेशन। फिर जो कि लंबी बोल रहे हैं आप, प्रक्रिया। अवेयरनेस, रियलाइजेशन, इन शब्दों के अर्थ क्या है? अवेयरनेस तो ये है कि ये गड़बड़ है अभी आसपास, ये अवेयरनेस है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जो हम सोच रहे हैं अभी, जो चीज़ें हम देख रहे हैं अपने आसपास, उसमें और रियलाइजेशन में क्या अंतर है? रियलाइजेशन में ये अंतर आ गया फिर कि हाँ, जो हम अभी जो हमें एक तरह से आभास हो रहा था वो सच ये ही है। परिभाषा गलत है। पहले अवेयरनेस क्या है, रियलाइजेशन क्या है, इस पे बहुत बोला है, बहुत वीडियोस हैं, उनको ठीक से देखिए। अवेयरनेस और रियलाइजेशन को आप जैसे देख रहे हैं वैसा नहीं होता, उसको पहले ठीक से समझिए कि रियलाइजेशन क्या चीज़ होती है। आपके पास कहीं से आपने कुछ धारणाएं, परिभाषाएं पकड़ी हैं नहीं, जो बिल्कुल कि होगा। चलती हैं सामान्यतः, नहीं होगा नहीं, समझिए पहले बात को, जो कि सामान्यतः चलती हैं अध्यात्म में, और आप उनको आधार बना करके, उनको सत्य मान करके फिर सवाल पूछ रहे हैं। आप जिस आधार पे सवाल पूछ रहे हैं, पहले उस पर ही सवाल करना ज़रूरी है, ठीक है? रियलाइजेशन क्या चीज़ है, पहले ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, ये आप कहीं से कोई प्रक्रिया या एल्गोरिदम जैसा पढ़कर आए हैं, वो फॉल्टी है।
तो उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे पहले, नहीं सर, पढ़ा नहीं कहीं पे भी। जहाँ से भी गैदर किया हाँ, है। मतलब ऐसा पढ़ा नहीं है कुछ भी मैंने। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ अभी कि अब लोग जैसे यहाँ मीडिया की बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मीडिया में ये हो रहा है, मीडिया ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, ऑब्वियसली कर रहा है वो, भाई वो कर रहा है, ये सब वो कर रहा है। उसके सवाल क्या है? सवाल यही है मेरा कि हम लोग बजाय जो अवेयर बंदा जो अवेयर हो जाए, उसको इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ना चाहिए इसका तो कि उत्तर दे ख़त्म दिया तो मैंने, होना ही दोबारा है, क्यों पूछ रहे हैं? ख़त्म तो आज होना है या कल होना है साहब इसका उत्तर तो दे दिया अभी। ये तो वही सवाल है जो अभी आपने पूछा था, आपने सुना नहीं क्या उत्तर उसका? सुना मैंने, तो बस समझ नहीं आया। समझ भी आ गया। तो उसमें क्या है जो अटक रहा है? अटक यही रहा है कि हम इतने उस चीज़ में क्यों घुसते हैं कि मैंने कहाँ क्या पहली हो रहा है। ही नहीं पंक्ति घुसना क्या चाहिए बोली बस। थी कि उसमें तर्क नहीं चलता। ये बात तर्क की नहीं होती है कि जब मैं वैसा हो जाऊंगा तब मैं वैसा क्यों सोचूंगा। आप कह रहे हैं कि जब मुझे बोध हो जाएगा कि ये सब माया मिथ्या है तो मैं किसी को बचाने की क्यों सोचूंगा, या मैं इन झंझटों में पड़ूंगा ही क्योंकि इस संसार में नश्वर जगत में क्या चल रहा है। ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं कुल मिला के। जब मुझे बोध हो जाएगा, आप अभी जिस हालत में हैं उस हालत में बोध की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। बोध अचिंत्य अकल्प्य होता है। ये अध्यात्म के बिल्कुल फंडामेंटल बातें होती हैं जो आपको शायद अभी नहीं पता है, तो समझिए। और जो एक बड़ी से बड़ी गलती होती है, साधक को बचना चाहिए, वो ये होती है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में ही कल्पना करनी शुरू कर दें कि मुक्ति की या बोध की स्थिति कैसी होगी। आप वही गलती कर रहे हैं, उस गलती को नहीं करिए। आप सिर्फ ध्यान दीजिए अभी आपकी क्या हालत है। आगे चल के मैं वैसा जब हो जाऊंगा तब मैं वैसा क्यों सोचूंगा। आपको क्या पता कि जब वैसे हो जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे? क्या आप वैसे हो गए? क्या आप अभी बन गए हैं मुक्त पुरुष या बुद्ध पुरुष? पर आप कह रहे हैं जब मैं बन जाऊंगा तब मैं क्यों सोचूं वैसा। हो सकता है तब वो वैसा सोचे ही ना, या कुछ और सोचे, आपको क्या पता। वो आपसे आज की स्थिति से बिल्कुल आयामगत भिन्न स्थिति होती है। इसीलिए समझाने वालों ने बार बार कहा है, बच्चे ये गलती मत करना कि अभी यहाँ खड़े हो और यहाँ खड़े हो करके यहाँ की स्थिति के बारे में अनुमान लगा रहे हो, कयास लगा रहे हो, कल्पनाएं कर रहे हो। ऐसा करोगे तो बस जो तुम्हारी अभी की स्थिति है तुम इसी का आगे प्रक्षेपण कर दोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए क्या नियम होता है? मैं जहाँ खड़ा हूँ बस मैं उसी जगह पर अपनी हालत को सोचूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जब आगे निकल जाऊँगा या ऊपर निकल जाऊँगा तो मेरी जो हालत होगी उस हालत में खास क्या है या उस हालत में मैं क्या कर रहा हूँगा। आप अभी जो हालत में हो आप उसको मान लीजिए, उसको कह दीजिए अ। ठीक है, ऊपर जाके जो हालत होगी उसको कह दीजिए ब। जब अ ब पर जाता है तो उसका केंद्र ही बदल जाता है ना। ये सड़क पे चलने वाली बात तो है नहीं ना कि बस जगह बदली है, बंदा तो वही है। अध्यात्म में जब प्रगति होती है तो बंदा ही बदल जाता है ना। अब अ रहा ही नहीं, वो हो सकता है शक्ल वैसी ही रखे लेकिन भीतर से वो पूरे तरह से बदल चुका है। तो अभी जो अ को विचार आ रहा है ब के बारे में, वो विचार किसका है? अ का। और जब आप ब बन जाएंगे तो विचारक कौन हो जाएगा? ब। क्या ब वही विचार करेगा जो अ अभी कर रहा है ब के बारे में? लेकिन ये बात हमें आसानी से समझ में आती नहीं है। हम सोचते हैं कि हम तरक्की कर जाएंगे तब भी हम रहेंगे तो वैसे ही ना जैसे अभी हैं। तो आज जो मुझे जिज्ञासा उठ रही है मुझे तब भी वही जिज्ञासा उठेगी। आपको आज जो कौतूहल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप आज ऐसे हैं। जब आप वैसे हो जाते हैं तो आपको ये प्रश्न उठना बंद हो जाता है। बंद ना हो तो बदल जाएगा, कुछ होगा, हमें क्या पता क्या होगा, हम नहीं जानते। तो हमारे लिए विनम्रता की बात यही है कि हम आज जहाँ खड़े हैं हम बस आज हमारे सम्यक, हमारे प्रत्यक्ष जो मुद्दे हैं उस पर जिज्ञासा करें। बहुत इस तरह के सवाल आते हैं, ये तो मतलब कि ये उसी कोटि का सवाल है कि अगर सब बुद्ध हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी। तुम्हें क्या पता बुद्ध कौन होता है, कैसा होता है। लेकिन अहंकार कहता है मैं जानता हूं बुद्ध क्या है, मैंने बुद्ध को नाप लिया पूरा, और मुझे पता है सब बुद्ध हो जाएंगे तो दुनिया की हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं सब बुद्ध हो गए दुनिया कैसे चलेगी। पहले बुद्ध हो तो जाओ, फिर बात करेंगे कि दुनिया का क्या होता है। यहां बैठे बैठे अनुमान मत लगाओ बुद्धत्व का। बुद्धि में ये नहीं क्षमता है
कि वो सत्य का या आत्मा का अनुमान लगा सके, तो अनुमान मत लगाइए। अभी आपकी जो हालत है बस उस पर विचार करिए।